हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जिस चीज़ को हम कवर करेंगे दैट विल बी जनरल पैथोलॉजी का चैप्टर 2, जिसके अंदर हमारे पास सेल इंजरी, सेल डेथ और एडेप्टेशन का टॉपिक आ जाता है। मैं ये मार्किंग्स बिग रॉबिन से करवा रही हूँ। आप इसको मीडियम रॉबिन से भी पढ़ सकते हैं। जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो आप मीडियम रॉबिन्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। आपने यहाँ से पैथोलॉजी की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास डिजीज़ के 4 एस्पेक्ट्स लिखे हैं। इन चारों एस्पेक्ट्स के आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी अंदर ये जो भी डिटेल लिखी है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपने रीड करनी हो तो आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। आगे उसके बाद फिगर 2.1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यू क्यू है और इसका क्वेश्चन हमारे पास किस तरह आया हुआ है यूक्यू में कि उन्होंने पूछा था कि सीक्वेंस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेल डेथ को आप एक्सप्लेन करें या ड्रॉ करें। तो उसमें आपने ये वाली डायग्राम जो थी वो ड्रॉ करनी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी एज अ होल भी ये क्यू क्यू है। इसके अंदर आपको असल में इसके जो है वो नेम्स आते होने चाहिए। वो एनलिस्ट करने को कहते हैं कि एनलिस्ट करें कॉजेज ऑफ सेल इंजरी को। ठीक है, उसके अलावा आपने इसको बाकी रीड भी देना है क्योंकि इसमें से एक दो एमसीक्यू पॉइंट्स भी बन जाते हैं। जैसे कि ये वाला हाईलाइटेड पोर्शन है, इसको आप एक दफ़ा रीड लाजमी दे लें। उसके अलावा केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स के अंदर हमारे पास जो ये वाली एक लाइन है कि ऑक्सीजन जो है एट हाई कंसनट्रेशन वो भी टॉक्सिक होता है। कोई भी चीज़ हाई कंसनट्रेशन में टॉक्सिक होती है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। फिर उसके अलावा ये भी एक यूक्यू आया हुआ है कि अदर पोटेंशियली इंजीरियस सब्सटेंसेज आर आवर डेली कंपेनियंस लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टोस एंड अल्कोहल वगैरह। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने ये सारों के जो है वो एक दफ़ा नाम लाजमी देख लेना है। फिर आ जाते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के ऊपर। रिवर्सिबल सेल इंजरी में वो कहता है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी का भी यूक्यू आया हुआ है। रिवर्सिबल सेल इंजरी के हमारे पास दो फीचर्स होते हैं। पहला ये कि जनरलाइज स्वेलिंग हुई होती है और दूसरा हमारे पास फैटी चेंज हुआ होता है। उसके अलावा अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी की मोफोलॉजी देखें तो रिवर्सिबल सेल इंजरी की मोफोलॉजी में भी उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन इज सेलुलर स्वेलिंग। ये भी आपका एक एमसीक्यू पॉइंट बन गया। उसके अलावा आपने ये सारी जो है वो मोफोलॉजी अच्छे से याद कर लेनी है। ये सारे पॉइंट्स भी आपको आते होने चाहिए। नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस का डिफरेंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये यूक्यू आ चुका है। अगर हम लोग सेल डेथ की बात करें तो सेल डेथ में सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो नेक्रोसिस आती है। आपको नेक्रोसिस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्रोसिस की डेफिनेशन के बाद आपने एक दफ़ा इसको रीड दे देना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्रोसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, या फिर कोई भी एमसीक्यू पॉइंट जो आपके नज़दीक इंपॉर्टेंट होगा वो भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्रोसिस की मोफोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। नेक्रोसिस की मोफोलॉजी इज़ वे टू इंपॉर्टेंट। ये यूक्यू में आ चुकी है। इसके अंदर ग्रॉस के अंदर माइक्रोस्कोपिक के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 पॉइंट्स क्या है कि एक तो हमारे पास इंक्रीज इसिनोफिलिया होते हैं, दूसरा हमारे पास ग्लासी होमोजेनस अपीयरेंस होती है, तीसरा हमारे पास साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड होता है, उसकी मॉथ हीटन अपीयरेंस होती है, और चौथा हमारे पास कैल्सिफिकेशन हुई होती है जैसे फैटी एसिड रेजिड्यूज वगैरह की। ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आया हुआ था? इसका क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था कि हिस्टोलॉजिकल साइंस ऑफ नेक्रोसिस बता दें, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेक्रोसिस बता दें। उसके अलावा न्यूक्लियर चेंज का क्वेश्चन अलहदा से यूक्यू आया हुआ है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कैरियोलाइसिस होती है पहले, फिर पिक्नोसिस होती है और फिर कैरियोहेक्सिस होती है, और इन तीनों का क्या मतलब है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं पैटर्न्स ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस में। इसमें हमारे पास असल में टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। आपको पता होना चाहिए कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती क्या है और ये कौन से ऑर्गन्स में होती है। हार्ट में होती है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो भी फॉर्म टेक्सचर के ऑर्गन्स होते हैं, स्प्लीन वगैरह, उन सब में होती है। फिर आगे आ जाता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी आपको पता होना चाहिए क्या होती है और ये किन ऑर्गन्स में होती है। एक तो ब्रेन में होती है और उसके अलावा हमारे पास एब्सेस वॉल के अंदर भी जो है वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। फिर गैंग्रीनस नेक्रोसिस के ऊपर आते हैं। गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो होती है वो यूजुअली लिम्ब में होती है और लोअर लेग में होती है, और ये दो तरह की होती है। एक वेट गैंग्रीन होता है और एक ड्राई गैंग्रीन होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। केजियस नेक्रोसिस सबसे इंपॉर्टेंट केजियस नेक्रोसिस है। ये हमारे पास टीबी के पेशेंट्स में होती है। इसमें हमारे पास ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होती है। ग्रेन्युलोमा होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ग्रेन्युलोमा की डेफिनेशन आपको आती होनी चाहिए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद केजियस नेक्रोसिस किन किन ऑर्गन्स में होती हैं, कि कहाँ कहाँ होती है। तो एक तो हमारे पास क्योंकि टीबी में है, टीबी के पेशेंट में होती है तो लंग्स में होगी, उसके अलावा हाइलर लिम्फ नोड्स में और हमारे पास बोन्स में होगी। फिर आते हैं फैट नेक्रोसिस पे। फैट नेक्रोसिस वहाँ पे होती है जहाँ पे हमारे पास फैट ज़्यादा होगा, एंजाइम ज़्यादा होंगे, लाइक हमारे पेनक्रियाज हो गए या हमारा ब्रेस्ट हो गया। उसके अलावा हमारे पास फिब्रिनाइड नेक्रोसिस आ जाएगी।
फिब्रिनाइट नेक्रोसिस को हमारे पास ब्लड वेजल्स में होगी। ठीक है, आपने ये वाली सारी जो चीज़ें हैं इनको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक तो ग्रेनुलोमा की आपको डेफिनेशन आती होनी चाहिए। उसके अलावा ग्रेनुलोमा में हम लोग जाइंट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास जाइंट सेल्स कैसे बनते हैं आपको ये पता होना चाहिए, और जाइंट सेल्स की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि केजिस नेक्रोसिस में किस टाइप के जाइंट सेल्स होते हैं। लैंगहेन टाइप ऑफ जाइंट सेल्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ भी है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास अपोप्टोसिस है। अपोप्टोसिस की आपको डेफिनेशन आती होनी चाहिए। उसके बाद आपको कॉजेज ऑफ अपोप्टोसिस आते होने चाहिए। इसके फिजियोलॉजिकल कॉजेज, पैथोलॉजिकल कॉजेज, ये दोनों आते होने चाहिए क्योंकि ये UQ हैं। फिर मोफोलॉजी के ऊपर आते हैं। मोफोलॉजी सारों की ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपने इसकी भी मोफोलॉजी करनी है। ठीक है, मोफोलॉजी में कि सेल श्रिंकेज होती है, हमारे पास अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स होंगे, और ये सारा कुछ जो है वो आपने अच्छे से देख लेना है। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस के ऊपर। मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस में आपने एक दफ़ा इस सारे को थोरो रीड ज़रूर देनी है, और इसमें से कोई भी पॉइंट जो एक्स्ट्रा हो, जो आपको लगता हो कि वो एक्स्ट्रा है, वो आपने अपनी इन डायग्राम्स में ऐड कर लेनी है नेक्स्ट टाइम, ताकि आप जब भी पढ़ें आप सिर्फ ये डायग्राम्स देखें। क्योंकि जब भी आपसे कोई कहेगा कि मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस को बनाएं या फिर उसको एक्सप्लेन करें, अगर आप सिर्फ डायग्राम ही बना देंगे, फ्लो चार्ट ही बना देंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। ये वाली डायग्राम भी UQ आ चुकी है, ये वाली डायग्राम भी आपने अच्छे से करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट फिगर 2.15 है, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। रिमूवल ऑफ डेड सेल्स के अंदर आपने बस एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है कि आप अपोप्टोसिस हो गई है तो अपोप्टोसिस के बाद उस डेड सेल को कैसे रिमूव करना है। इसका आपने बस हल्का सा कॉन्सेप्ट ले लेना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अदर मैकेनिज्म्स हैं। अदर मैकेनिज्म में नेक्रोप्टोसिस आपने लाजमी करनी है, सिंस इट इज़ अ डिफरेंट टर्म फ्रॉम अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, और दोनों को मिला के निकली है। ठीक है, आपने इसको लाजमी एक दफ़ा रीड दे लेना है, और आपने इसकी फिगर 2.16 भी जो है वो कर लेनी है। पायरोप्टोसिस का आपको पता होना चाहिए हल्का हल्का कि पायरोप्टोसिस क्या होती है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए इन्फ्लोमासोम क्या होता है, अक्सर वाइवा क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है। और फीरोप्टोसिस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये अक्सर MCQ में पूछ लिया जाता है कि फीरोप्टोसिस का क्या है। तो फीरोप्टोसिस एक आयरन डिपेंडेंट पाथवे होता है। ठीक है, और ये लिपिड पेरोक्सीडेशन के थ्रू जो है वो सेल डेथ करवाता है। फिर ऑटोफेगी की तरफ आते हैं। ऑटोफेगी में आपने बस ये डायग्राम कर लेनी है, बाकी आपके अंदर से नहीं भी रीड करेंगे तो भी चलेगा। डायग्राम आती है तो ऑटोफेगी आपकी कवर्ड है। मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी पे आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट बेसिस के ऊपर डैमेज होती है या सेल इंजरी कॉज होती है। अब इन सारों को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक दफ़ा इनको भी रीड दे लें। ठीक है, रीड दे लें, अंदर कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या डिफरेंट चीज़ नहीं लिखी हुई है। एक दफ़ा रीड देने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी से जो आपको MCQ पॉइंट लगता है, आपने उनको हाईलाइट कर लिया, उनको साइड पे मार्क कर लिया। उसके बाद आपने जब भी मैकेनिज्म्स करने हैं, आपने सिर्फ डायग्राम्स करनी है। अगर उन्होंने ओवरऑल आपको सेल इंजरी का कहा है कि आप बताएं उनके क्या मैकेनिज्म ऑफ डैमेज है, तो सेल इंजरी है तो आपने उसके अंदर ये वाली डायग्राम बना देनी है। अगर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल पूछा तो आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है। ठीक हो गया। अगर मेम्ब्रेन डैमेज पूछे तो आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है, और ये वाली डायग्राम तो UQ भी रह चुकी है तो आपने ये लाजमी करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर हमारे पास ये वाली डायग्राम आती है, ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने वाली डायग्राम कर लेनी है। इस टेबल के अंदर से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से जनरेट करते हैं। ठीक हो गया, और ये किस तरह कन्वर्ट होते हैं वो तो आपको डायग्राम से भी पता चल जाएगा। फिर हम आ जाते हैं रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स के ऊपर। अगर रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करें तो उसमें उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पूछा हुआ है, अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बता दें, तो आपको सिर्फ उनके नाम भी आते होंगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टर्बेंस इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। इसको भी आपको रीड करने की जरूरत नहीं, अगर आप ये डायग्राम कर लेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। इसकी सारी डायग्राम्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेनी है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि शेप्रोन्स क्या होते हैं और ER स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कर ली। अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स ये वाली डायग्राम आपने करनी है, और ये वाला टेबल भी आपने करना है, सिंस ये एज एन SCQ आ जाता होता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हाइपोक्सिया और इस्कीमिया के ऊपर। आपको पता होना चाहिए हाइपोक्सिया और इस्कीमिया का आपस में क्या रिलेशन है, इससे इंजरी कैसे कॉज होती है, जो कि उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में लिखा भी हुआ है। आपने एक दफ़ा उसको रीड दे लेनी है, और रीड देने के बाद आपने ये वाली डायग्राम कर लेनी है। सिंस ये डायग्राम यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इस्कीमिया के थ्रू जो सेल डेथ होती है उसको जो है उन्होंने वो एक UQ आ चुका है, तो आपने ये वाली डायग्राम अच्छे से कर लेनी है। इस्कीमिया और हिपोफ्यूजन इंजरी के अंदर आपको बस इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए, और अगर आपको उनकी डिटेल के बारे में पता होगा तो दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी पता होगा, आपको हल्का हल्का कॉन्सेप्ट होगा तो भी चलेगा। केमिकल इंजरी या टॉक्सिक इंजरी की तरफ आते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो है एक UQ आया हुआ है CCl4 का, कि CCl4 इंड्यूस चेंजेस इन सेल बताएं। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने वो यहाँ से जो है वो कर लेना है।
फिर उसके बाद आते हैं अडैप्टेशंस पे। अडैप्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले हाइपरट्रॉफी आती है। आपको पता होना चाहिए कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है और हाइपरप्लेजिया क्या होता है। ठीक हो गया। हाइपरट्रॉफी भी एक क्यू है। हाइपरट्रॉफी की डेफिनेशन के बाद आपको इसकी पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल आती होनी चाहिए, आपको इसकी फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल आती होनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रॉफी में आई वुड सजेस्ट के बजाय इसके कि आप इसकी रीडिंग के ऊपर करें, रीड आप एक दफ़ा लाजमी दे दीजिएगा, लेकिन रीड देने के बाद जो मैकेनिज्म असल में उसका है वो ये वाली डायग्राम है। एज जैसे मैं पीछे भी कही थी कि यहाँ पे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने डायग्राम्स पे फोकस करना है। तो यहाँ पर ये वाली डायग्राम जो है वो हमारे पास ओवरऑल ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप ये वाली जो डायग्राम है इसको बना देंगे तो भी आपको जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हाइपरप्लेजिया पे आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाइपरप्लेजिया की डेफिनेशन क्या है, उसकी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल्स आती होनी चाहिए। ठीक हो गया। और फिर मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया के अंदर हमारे पास सिर्फ इस डायग्राम का सिर्फ ये ग्रोथ फैक्टर वाला जो पोर्शन है ना वो वाला पोर्शन आना है कि ग्रोथ फैक्टर आपने लेना है, बाकी ये दोनों नहीं लेने, और बाकी पूरा पाथवे बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक हो गया। तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया आ गया। एट्रोफी बी यू क्यू है। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी क्या होती है, पैथोलॉजिकल एट्रोफी क्या होती है, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स आपको आती होनी चाहिए। लाइक लॉस ऑफ इनोवेशन, डिनोवेशन एट्रोफी के अंदर वो एग्जाम्पल पूछ रहे थे तो पोलियो की एग्जाम्पल आ जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा एक क्यू आया हुआ है हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया में डिफरेंस। ओके उससे पहले मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी रह गया था। मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी जो है वो हमारे पास जो हम लोगों ने बायोकेम में यूबिक्विटिनेशन प्रोटीन पाथवे पढ़ा था ये वही वाला है, तो आपने वो देख लेना है। उसके बाद हमारे पास मेटाप्लेजिया आती है। मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया में डिफरेंस जो है वो हमारे पास एक क्यू है, तो आपने उसको भी लाजमी अच्छे से कर लेना है। अब नेक्स्ट उन्होंने मेटाप्लेजिया भी बहुत इंपॉर्टेंट क्यू वाइवा एमसीक्यू हर तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए, कोलमना टू स्क्वेमस की भी, स्क्वेमस टू कोलमना की भी। उसके अलावा तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया की है। ठीक हो गया। आपको ये जो है सारी चीज़ें आती होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया है। इसके अंदर आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया आता होना चाहिए, और जब भी आपको मेटाप्लेजिया का क्वेश्चन आए आपने डायग्राम जो है साथ में वाली बहुत आपने लाजमी ड्रॉ करनी है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर उसके बाद इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस पे आते हैं। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस के अंदर हमारे पास ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ये 4 पॉइंट्स यही डायग्राम है, और यही डायग्राम हमारे पास एक क्यू है कि क्या मैकेनिज्म है हमारे पास इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन का। तो आपने ये डायग्राम अच्छे से कर लेनी है तो आपका एक क्यू ये कवर हो जाएगा। फिर हम लिपिड्स पे आते हैं। लिपिड्स में फैटी चेन जो है वो हमारे पास क्यू है। फैटी लीवर का क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने और आपने वो करना है। फैटी लीवर का क्वेश्चन उन्होंने कैसे पूछा हुआ था कि पैथोजेनेसिस ऑफ फैटी लीवर जो थी आपने वो बतानी थी, तो आप जो है वो पैथोजेनेसिस ऑफ फैटी लीवर को कवर कर लेंगे। उसके अलावा एक्यूमुलेशन में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू में और वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और अक्सर ऑस्पी में भी क्वेश्चन जो है वो इसी बेसिस पे आपको जो है वो समझ आता है कि कौन से स्टेन से आप जो है इनको स्टेन करेंगे। ठीक है। फैट्स के लिए 2 स्टेन यूज़ होते हैं, सुडान 4 एंड ऑयल रेड ओ, जिसकी वजह से हमें ऑरेंज रेड कलर नज़र आता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो ग्लाइकोजन है उसके लिए हम लोग PAS स्टेन यूज़ करते हैं, और माइलॉइड के लिए हम लोग कॉन्गो रेड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल वगैरह में एथेरोस्क्लेरोसिस को रीड कर लें, जिंथोमास को रीड कर लें। ये सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो शुरू में फैटी चेंज ही था। प्रोटीन्स वाला जो टॉपिक है ये MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको एक दफ़ा जो है वो रीड ज़रूर दे देना है कि इसमें से MCQs आ जाते होते हैं, SCQ इतना नहीं बनता। फिर आ जाते हैं हाइलिन चेंज के ऊपर। सेम गोज फॉर हाइलिन चेंज भी, ये भी हमारे पास एज एन MCQ इंपॉर्टेंट है, एज एन SCQ इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन पे आते हैं। ग्लाइकोजन में उन्होंने 2 स्टेन्स बताए हुए हैं, एक तो PAS स्टेन है, दूसरा हमारे पास बेस्ट का अमीन स्टेन है। आपने ये दोनों स्टेन्स याद रखने हैं, MCQ SCQ दोनों में आ सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास पिगमेंट्स। पिगमेंट्स होते क्या हैं, पिगमेंट्स की टाइप्स एक्सोजेनस एंडोजेनस। एक्सोजेनस में फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास इनहेल्ड जो कि कार्बन डस्ट की एग्जाम्पल है, एक होती है इंजेक्टेड जो कि टैटूइंग की एग्जाम्पल है इंजेक्टेड, और एक होती है इंजेस्टेड। इंजेस्टेड में हमारे पास लेड पॉइजनिंग आ सकती है, सिल्वर पॉइजनिंग आ सकती है। जो होते हैं ना एंडोजेनस, उसके अंदर हमारे पास फर्दर आ जाता है लिपोफस्चिन। आपको पता होना चाहिए कि वियर एंड टियर पिगमेंट है, ये MCQ के तौर पे पूछ लिया जाता है। ये किस तरह हमारे पास जो है वो किस चीज़ का टेल साइन है आपको ये पता होना चाहिए, इसका कलर कौन सा है ये पता होना चाहिए। ठीक है। मेलानिन के बारे में, हीमोसिड्रिन के बारे में, उसका कलर क्या है, ये सारी चीज़ें। अब हीमोसिड्रिन को आप किससे स्टेन करते हो, प्रूशियन ब्लू स्टेन से। ये ग्रीन सा कलर जो है वो हमें देता है स्टेनिंग के बाद। ठीक हो गया। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम लोग पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन के ऊपर। इसमें हमारे पास वो कहते हैं कि कैल्सिफिकेशन होती क्या है, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको इसकी 2 टाइप्स हैं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और हमारे पास मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ UQ भी, एज एन SCQ और वाइवा क्वेश्चन के तौर पे भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपको समोमा बॉडीज़ और एस्बेस्टस बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। ठीक हो गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है उसकी ग्रॉस अपीयरेंस चॉकी ग्रिटी वाइट एरिया से होते हैं। ठीक हो गया।
फिर उसके बाद सेलुलर एजिंग है। सेलुलर एजिंग इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, इसमें मैंने सिर्फ इसकी डायग्राम, इसकी डेफिनेशन की थी, डेफिनेशन के अलावा मैंने इसकी डायग्राम की थी, ठीक है। और डायग्राम करके ये वाला चैप्टर जो है वो इसी तरह यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और इसमें बेसिकली चैप्टर पैथोलॉजी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक दफ़ा रीड दे लें, और रीड देने के बाद सारी चीज़ें जो है वो, क्या कहते हैं उसको, सारी चीज़ों को आप लोग डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में जो है वो रख लें, क्योंकि एंड पे जाके पैथोलॉजी कवर नहीं होती है। बाकी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।